बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ खान। जी नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी न्यूज़ ऑफ द डे है वो यही है, जैसे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ यूनान में, जो कश्ती डूबी थी उसमें 78 लोग जो थे वो जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए और 12 पाकिस्तानी बच गए हैं। लेकिन हुक्काम का ये कहना है कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ कैसे, क्या वाकई ये एजेंट की जो चालबाजी थी और एजेंट के थ्रू ये लोग गए थे वहाँ पर और जिसकी वजह से ये कश्ती ओवरलोडेड थी और डूब गई। रीजन क्या रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन 78 जानों का नुकसान हो गया। इसमें तो रीजन इसकी जो भी है, अभी जितने भी लोगों को अदालत में पेश किया गया, जितने वकला हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि हम जो ये साहब हैं ये बिल्कुल बेकसूर हैं और ये स्मगलर नहीं है। और ऑनेस्टली जितनी भी इस तरह की स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये बड़े ओपन बैठ के जो है ना ये बुक कर रहे होते हैं कि ठीक है, अगर आपको लीगली जाना है तो उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इतने पैसे हैं, और अगर आपको इनडायरेक्टली जाना है तो वो हम आपको जो है ना इतने पैसों में भेज देंगे। और अगर ये लोग इस दफ़ा कश्ती डूब गई है या ये खबर सामने आई है तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि ऐसे वो सारे लोग जो बरसों से लोगों को इसी तरह दूसरे ममालिक में इस तरह गैर कानूनी तौर पे भेज रहे हैं, उनको पकड़ लिया जाए। और पता है उसमें एक और चीज़ भी, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। ये तब समंदरी रास्ते से बॉर्डर उन्होंने क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो वैसे ज़मीनी रास्ते से जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ इंसानी ढांचे देखते हैं लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं रास्ते में और मिले लोगों को, जी लोगों को मिले हैं फ़हीम। और सबसे बड़ी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि हम स्मगलर नहीं है, हम तो एजेंट थे, लेकिन बेसिकली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही हो रही थी। आपको याद है अभी 1.5-2 महीने पहले जो दूसरी कश्ती डूबी थी जिसमें हमारी एक प्लेयर थी वो भी डूब गई थी। तो एक्चुअली लोग इस तरह से जा रहे हैं, उस तरह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या वाकई मुल्क किस तरह से बदहाली का शिकार हो चुका है कि हर एक ये सोचता है कि हम किसी ना किसी तरह इस मुल्क से निकल जाएं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस चैप्टर को तो अच्छी तरह से क्लोज करना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये वाला जो मामला है ना एजेंट बनने वाला और गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर भिजवाने वाला, इसको जरा काबू किया जाए। कानूनी तौर पे आप जाएं, अगर आपको लीगली आपकी इतनी स्पेस बनती है तो आप जरूर मुल्क से बाहर जाएं, आप जाके काम करें, क्योंकि यहाँ पे वाकई फिक्र है लोगों को, क्योंकि आगे नजर नहीं आ रहा है कि लोगों की ग्रोथ क्या होगी। लेकिन इसी के साथ साथ बाहिम्मत खवातीन एक मजबूत माशरा भी जन्म देती हैं। बाहिम्मत लोग जो होते हैं वो एक बहुत ही मजबूत माशरे को जन्म देते हैं। और ऐसा नहीं है कि खवातीन की आबादी 50% से ज़्यादा है पाकिस्तान की, और हमने ये देखा है कि खवातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं है, चाहे वो तालीम हो, कारोबार हो, कोई और दुनिया हो, वहाँ पे वो हर जगह पे मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं और किसी भी जगह पे उनसे पीछे नहीं है। ऐसी ही बाहिम्मत खवातीन के हवाले से हमारी सोसाइटी में जो आगे बढ़ने के लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती है ना, वो शायद मर्दों से कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, उन्हें खवातीन को अपने, क्योंकि एक खातून को अगर तालीम भी हासिल करनी है तो उसके लिए आम तौर पे उसके भाई की या उसके बाप की या उसके शौहर की एक पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो उनके साथ यूनिवर्सिटी तक जाता है, लेके आता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में खवातीन का इस तरह ओपनली जो है वो इतनी आज़ादी के साथ ट्रैवल करना, आना जाना, ट्रांसपोर्ट के और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनको सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में एक खातून, एक बच्ची कहेंगे, आला तालीम उन्होंने हासिल की हो, और स्पेशली जो हम बाहिम्मत और एम्पावर्ड वुमेन का कॉन्सेप्ट सुनते हैं, आज हम आपको एक ऐसी ही खातून से मिलवाने वाले जो एक नडर, बहादुर, बाहिम्मत
खातून हैं वो इसलिए एक ऐसी नौजवान खातून इसलिए क्योंकि वो एक डिसेबिलिटी का भी उन्हें सामना था, बिल्कुल, जिसकी वजह से उनके लिए चैलेंजेस कुछ नहीं बढ़ गए बल्कि कई गुना बढ़ गए। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका मतलब तारुफ करवाएं और आज हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाएं, क्योंकि आप बिल्कुल तारीफ के लिए नाज़रीन मैं आपको क्या बात कहूँ कि बाहिम्मत बाहौसला हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इनका नाम है लारेब फरीद। लारेब आपको खुशामदीद कहेंगे शो पे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम लारेब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लारेब मुझे बताएं कि आज आप फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे अपीयर हुई जी, हैं? फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे अपीयर हुई हूँ। तो आपको कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि वाकई पहली दफ़ा आई हैं और बड़ी मुश्किल सी अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं लग रहा ना? हाँ, ओके। आज मैं आपको ये बताते चले कि जिस्मानी कमज़ोरी या कमज़ोरी कोई डिसेबिलिटी जो है वो कोई ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल माजूर हो गए। वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टांगे भी होती हैं, हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं और मुंह भी होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर छीन ली जाएं या उनकी मूवमेंट अगर छीन ली जाए तो वो भी एक माजूर इंसान ही कहलाते हैं। और एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ये छोटी मोटी डिसेबिलिटी है लेकिन वो माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है तो उनको हम डिसेबल नहीं कह सकते। ऐसा ही है। और जो माजूरी है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है उसमें कि वो सिर्फ एक ही है और वो है ज़हनी माजूर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सही कहा। ज़हन से माजूर हैं तो वाकई आपको डिसेबल जो है ना वो करा दिया किया जाना चाहिए। बाकी जो सेहत के और हवाले से जो आपके लिए चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, अगर आप बाहिम्मत हैं तो आप उनको पार कर ही लेते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक इतनी बड़ी मिसाल लारेब मौजूद है। लारेब, आप खुद अपनी ज़ुबानी बताइए कि आपके लिए ज़िंदगी में आपकी इस डिसेबिलिटी की वजह से मतलब कितने चैलेंजेस आए और उनको आप कैसे हैंडल करते आई हैं, प्लीज़। चैलेंजेस तो काफ़ी थे बिकॉज सही सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि कौन से स्कूल में जाएंगे, कैसे जाएंगे। बिकॉज पाकिस्तान में जितने भी आप देख लें इंस्टीट्यूशंस वो एक्सेसिबल नहीं है। वो एक्सेसिबल मेरा मतलब है कि वहाँ पे रैंप नहीं है। अगर कोई एक बंदा है जो व्हील चेयर यूज़र है तो उसको सीढ़ियों से उठा के लेके जाना पड़ता है। पहली बात तो ये कि कोई स्कूल जो है वो एडमिशन नहीं देता क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ होती है कि ये बंदा या बच्चा बाकियों से अलग है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पेरेंट्स को ये फेस करना पड़ता है कि ये कौन से स्कूल में जाएगा, कोई स्कूल उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ऐसी चैलेंजेस मुझे भी ज़िंदगी में फेस करने पड़ते बट मेरे पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। ओके। तो उसके बाद स्कूल में सबसे बड़ा चैलेंज ये था। फिर उसके बाद स्कूल हो गया, फिर मैं कॉलेज में गई। सो कॉलेज में भी इस तरह के चैलेंजेस थे बट देन अगैन लिफ्ट्स नहीं होती थी, एलिवेटर्स नहीं थे वहाँ पे, तो आपको सीढ़ियों से उठा के लेके जाना पड़ता था। बट देन अगैन मेरे पेरेंट्स या मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की, तो मैं स्कूल भी हो गया, कॉलेज भी हो गया। देन फिर मैं यूनिवर्सिटी में गई। सो यूनिवर्सिटी में इतने चैलेंजेस मुझे फेस करने नहीं पड़े बिकॉज वहाँ पे रैम्प्स भी थे, एलिवेटर्स भी थी, तो वो सब तो इजीली मैंने कर लिया। बट देन स्कूल एंड कॉलेज वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। बट हम दोस्तों ना कितनी अच्छी बात है, मतलब ये ये बात बिल्कुल मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ हमने ये देखा है, फ़हीम आप भी बड़ा ट्रैवल करते होंगे, वहाँ हर जगह अगर आपका पाथवे है ना उसके साथ साथ रैम्प्स ज़रूर बने हुए होते हैं क्योंकि ताकि जो लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं तो उनके लिए कोई परेशानी ना हो, वो खुद मूव कर सकें। उनको जो हुकूमत है वो उनको एक फ़ाल शहरी बनाने में बड़ा हेल्प करती है। लारेब, मुझे ये बताइए कि इनिशियली जब आपको ये पता लगा कि आपको इस तरह का ये मसला है तो आपको कितना आपको ये लगा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए हेल्पफुल थे या आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ? मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके सबको बहुत प्यार और बहुत तवज्जो से पाला है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इंसान जब छोटा होता है तो उसको तो समझ ही नहीं आती कि ये वो क्यों डिफरेंट है बाकियों से। या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस जब आप स्कूल में होते हैं तो आपके पीटी पीरियड होता है, आपके स्पोर्ट्स डे होता है, इस तरह की डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए फ़िज़िकल मूवमेंट ज़रूरी होती है। तो जब इंसान छोटा होता है तो उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्यों नहीं जा सकता या मतलब वो क्यों बाकियों की तरह नहीं खेल सकता या भाग दौड़ कर सकता। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत मेहनत की है क्योंकि मैं हमेशा से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी और बहुत ज़्यादा पढ़ने में मैं अच्छी थी। और हमने सुना है आपने पोजीशन भी ली है, हमने सुना है आपके जो मैट्रिक में जो आपके रिजल्ट्स थे वो भी आउटस्टैंडिंग थे और आप जिस इदारे में काम करती हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है, जिस इदारे से आपने पढ़ा वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये सारी आउटस्टैंडिंग एक लारेब को हाँ, आई थिंक इसमें मेरी खुद भी मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स की भी मेहनत थी और अल्लाह ताला का भी बहुत साथ था, तो इसलिए। बट क्योंकि मैं ये कहूँगी एजुकेशन ने भी बहुत रोल प्ले किया बिकॉज़ मैंने वो कभी नहीं छोड़ी। और मैं यही आपको बता रही थी कि जब मेरा मैट्रिक से पहले
क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है। तो वो जब टाइम आया था तो तब वो ऐसा मेरे लिए टाइम था कि जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मेरे स्कूल में जो लैब्स थे वो ऊपर थे। अच्छा। 9th ग्रेड तक, 8th ग्रेड तक तो उन्होंने मुझे फैसिलिटेट कर दिया कि नीचे क्लासेस कर दी, या जब नहीं भी किया तो हमने किसी से बात कर ली। बट देन अगेन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप लैब्स को नीचे शिफ्ट कर दें। तो जब मैंने साइंस ली थी तो मेरी टीचर्स ने और सब ने, जिनको पता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं लें, आप एक काम करें, आप आर्ट्स ले लें, क्योंकि वो तो बहुत आसान होगा और आपको लैब्स वगैरह में भी नहीं जाना पड़ेगा, आप क्या ऊपर जाएंगी और ये सब करेंगी। बट देन अगेन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे पेरेंट्स ने जाके डायरेक्टर, डीन से बात की थी, जो भी मेरे स्कूल के थे। अच्छा। और बहुत कोशिशों के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे कि आप ऊपर सुबह ही चली जाया करें और फिर नीचे मत आया करें। क्लास तो उन्होंने नीचे नहीं की, बट मुझे ऊपर ही जाना पड़ा। बट देन अगेन उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप ये ले सकते हैं। और फिर जब बाद में मेरे अच्छे ग्रेड्स आए, वो सब तो वही टीचर्स थी जो प्रेस कर रही थी मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लारा, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मतलब आपको और आप जैसी मुश्किलात के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, उनको कुछ जगहों पे तरजीह भी दी जाती है। ठीक है, बैंक में, एयरपोर्ट पे और भी बहुत सारी जगहों पे। ये तो फायदा है, यहाँ पे तो वीवीआईपी जो है ना वो ट्रीट किए जाते हैं। वीवीआईपी मिलता है, या होता है या नहीं? हम लोग कभी कभी जेलस होते हैं, यार इतनी लंबी लाइन में लगे हुए, ये देखें ला रहे भाई और फटाफट जो है ना काम हो गया इसका। मगर किसी बहुत सी जगहों पे आपको थोड़ी सी मतलब डिमोटिवेशन भी हुई होगी ज़िंदगी में कि यार ऐसा क्यों है। वो कौन से मौक़े थे, ऐसे कौन से वक्त थे, मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सोसाइटी की वजह से या अपने सराउंडिंग की वजह से, लोगों की वजह से आपको कोई ऐसा डिमोटिवेशन हुई हो, उस पे बारे में बताइए। सो अनड्यू फेवर्स तो मुझे कभी पसंद नहीं थे, क्योंकि मैंने एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है। स्कूल भी मेरा नॉर्मल था, यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, तो मुझे कभी डिफरेंट फील नहीं होता था। अगर मैं इसको फील करती तो मैं बेचारी अपने आप को समझती, लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। हाँ, अनड्यू फेवर्स बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और इस तरह होता है, माशरा में ज़्यादा फेवरेटिज्म दे रहा होता है उनको कभी कभी। लेकिन जैसे आपने बात की कि एयरपोर्ट पे या वो सब, तो मुझे वो लगता है कि वो एक बंदे का राइट है, बिकॉज जिस तरह बाकी लोगों को ये तरजीह दी जाती है कि मतलब लेट्स से लाइन स्किप नहीं करते। सो मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, उसमें ऐसा होता है कि वो एक सेपरेट लाइन उनकी कर देते हैं, बिकॉज वो बाकियों के लिए भी इसलिए आसानी होती है कि व्हीलचेयर उनके ऊपर चढ़ ना जाए, या मतलब कोई इस तरह का इशू ना हो, या जो काउंटर्स हैं वो नॉर्मली ऊपर होते हैं तो आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उनको, तो इसलिए उन्होंने एक अलग से वो किया हुआ होता है। बट इस तरह अनड्यू फेवर्स तो आई डोंट थिंक सो मुझे कभी मिले हो। अगर मिले हो तो मैंने नहीं लिए होंगे, बिकॉज मैं एज अ पर्सन वैसे नहीं हूँ। मैं हमेशा ही, बड़ी अच्छी बात आपने कि आप एज अ पर्सन ऐसी नहीं है, और ये मेरे ख्याल में हर इंसान के अंदर ये मोटिवेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि डिसेबिलिटी ये नहीं है, डिसेबिलिटी इंसान की, फ़हीम ने बताया कि जहनी मफलूज होना भी एक डिसेबिलिटी में ही आता है। नाज़रीन, यहाँ ये बात बताते चलें कि जिस्मानी कमज़ोरी कोई बीमारी नहीं है कि पैनाडोल खा लिया और ठीक हो गया। ये एक नॉर्मल थिंग है, अल्लाह ने हर एक को अलग अलग तरह से बनाया और अल्लाह ताला की खूबसूरती हर जगह बिखरी पड़ी है, तो हमें सिर्फ उसे तराशना होता है। तो लारिफ, आप मुझे ये बताइए कि जो आपके कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो बाकी का जो आपका सराउंडिंग है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे रही है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रीटमेंट तो मेरे साथ काफ़ी अच्छी रही थी, बिकॉज़ शुरू में ही मतलब उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ रखा। हर जगह जहाँ मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसी जगह हो जिधर मैं ना गई हूँ, और अगर कोई मसले होते थे, बिकॉज अब जाके पाकिस्तान में भी कहीं कहीं आपको रैंप नज़र आता है या अवेयरनेस नज़र आती है, या ऐसे लोग नज़र आते हैं जो व्हीलचेयर पे हैं। इनिशियली तो मुझे लगता था शायद कराची में मैं ही हूँ और मुझे कोई नज़र भी नहीं आता था, और 1 या 2 जगह हैं जो एक्सेसिबल मुझे लगती थी, वहाँ पे भी कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन अगर इस तरह कोई मसले होते थे, स्टेयर्स कहीं होती थी या कहीं पे हम नहीं जा सकते थे, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे लिफ्ट कर लेते थे व्हीलचेयर के साथ ही। ये चल नहीं सकती हैं, ये व्हीलचेयर यूज़ करती हैं, और दूसरों की नज़र में, किसी की नज़र में होगा कि शायद इनके लिए जो है ये कोई रुकावट होगी, मगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह कामयाबियां समेटी हैं कि इन सारी चीज़ों को उन्होंने कभी भी अपनी कमी में शामिल नहीं होने दिया। और ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को मुकम्मल बनाया। बिल्कुल। तो इनकी ज़हनी जो काबिलियत है, उन्होंने इनकी जो
कमजोरी थी, उसको कमजोरी ताकत थी, बना उसको जो है ना कई गुना बढ़ा के जो है वो सोसाइटी में एक अच्छा मकाम दिलाने में बड़ी मदद की है। अच्छा लारा, मैं वक्फे से पहले हम एक बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप इस जानिब जो है, जो आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है, उस पर ज़रूर रोशनी डालें। देखिए, जो माशरा होता है ना, जैसे पाकिस्तान से बाहर ये कुछ ऐसे जो महज़ब माशरे हैं, वहाँ पे जो ऐसे लोग जो जिनको डिसेबिलिटी का सामना होता है, उनके साथ अलग किस्म का रवैया होता है। जिस तरह आपने कहा कि बहुत से जगह जो है वो एक्सेसिबल जो है वो होती हैं, कुछ जगहों पे जो है नहीं है, उठा के जो है ना वो आपको मतलब स्टेयर्स जो है ना वो क्रॉस करनी पड़ती हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊँ, उसमें कुछ अर्सा पहले एक जगह एक इवेंट हो रहा था, तो मैं वहाँ पे गेस्ट किया हुआ था, तो वो वहाँ काफ़ी सारे जो हैं वो इस तरह के जो हमारे बहन भाई जो व्हील चेयर्स पे थे वो भी इनवाइटेड थे। तो उनमें से एक खातून ने मेरे से आके बात की। उन्होंने मुझे कहा कि भाई, हमें सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो तब होता है कि हम किसी बड़े होटल में किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे रैंप नहीं होती कि हम व्हील चेयर के साथ चढ़ सकें, और हमें अगर हमारे साथ कोई ना हो तो हमें वो जो वहाँ से मदद लेनी पड़ती है, और हम नहीं चाहते कि कोई नामहरम या कोई दूसरा हमारी मदद करे, हमें पकड़ के जो है ना वो उठाए। तो ये कितनी मेरे लिए तकलीफ दे बात थी कि हमने इस पहलू को ऐसे अंदर नजरअंदाज किया हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, सोसाइटी में आपको वो रवैये, ठीक है, जो आप यहाँ पे जिन्होंने आपको कभी तकलीफ पहुंचाई हो, मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, और हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो हम नाजरीन तक उस बात को करें। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माशरे में ऐसे लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है, और जब मैं छोटी थी तो ऐसे रवैये मुझे भी फेस करने पड़ते थे। अच्छा। कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं तो लोग आपको ऐसे घूरते थे जैसे आप कोई एलियन है या किसी दूसरे वर्ल्ड से आए हैं यहाँ पे, तो इस तरह का होता था। फिर अपने बच्चों को बोलते थे कि आप इनको देखें, देखो ये व्हील चेयर पे हैं, या बच्चे जो होते थे उनको नहीं पता होता था कि एक बंदा व्हील चेयर पे क्यों बैठा हुआ है, तो इस तरह के रवैये होते थे। या आंटियाँ आके पूछती थी कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों इस पे बैठी हुई हैं, कोई आपके साथ मसला है, आपको पोलियो है, मतलब खुद ही जो है वो डिजीज के नाम भी लेते थे, अज्यूम करते थे कि आपको यही होगा। सो वो हर्टफुल होते हैं रिमार्क्स लोगों के या कमेंट्स जो आप पब्लिक बेसिस पे इस तरह बोल रहे होते हैं दूसरे बंदे को। सो आई वुड से कि नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर बंदा बहुत डिफरेंट है, हर बंदा जो एबल बॉडीड भी है वो भी बंदा बहुत डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया है, तो आई थिंक इस तरह नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल आपने इस तरह के रवैयों की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं लेके जाते। मैं आपको ये बात कहती हूँ, आपके आफरीन है आपके पेरेंट्स के ऊपर कि उन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ आपकी परवरिश की। सबसे बढ़कर ये कि आपको एक फाल शहरी बनाया, आपकी तालीम के ऊपर, न सिर्फ तालीम, आपकी तरबियत में भी नुमाया फ़र्क हमें दिखाई देता है। लारेब, होता ये कि अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी भी डिसेबिलिटी हो ना, तो पेरेंट्स ना बच्चों को नहीं लेके आते, सामने नहीं लेके आते। इस हवाले से आप उन माओं को या उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह एक चमकता सितारा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी एजुकेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सब चीज़ें ली जा सकती हैं लेकिन एजुकेशन नहीं ली जा सकती है। एंड आई थिंक मैं अगर यहाँ तक आज पहुँची हूँ तो मेरी एजुकेशन ने भी एक बहुत पिवटल रोल प्ले किया है। और मैं यही कहना चाहूँगी उन माँ बाप को कि अगर आपके पास या आपके ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, आप उनकी एजुकेशन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, उनको बाहर लेके जाएं घरों से, बिकॉज जब ऐसे लोग नज़र आएंगे तभी उनके लिए फैसिलिटीज़ भी क्रिएट की जाएंगी, पता चलेगा कि ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, वो भी माशरे का हिस्सा हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वो भी गुजारेंगे। क्योंकि लेकिन अगर हम इस चीज़ को टैबू बना देंगे तो वो एक टैबू ही रहेगा और उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा लारे, आपने माशाल्लाह मतलब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी परसेंटेज के साथ अपनी तालीम को मुकम्मल किया है, और अभी आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जॉब कर रही हैं। तो माशाल्लाह जो इतने पैसे कमाती हैं, सैलरी किसको देती हैं, ये तो बताएं। सैलरी किसको देती हूँ, सेव भी करती हूँ और एक्सपेंसेस भी होते हैं, उस पर स्पेंड करती हूँ। अच्छा, तो क्या आपने सोचा था कि मैं बड़े होके या अपनी तालीम मुकम्मल करके मुझे ये करना है? कुछ ऐसा जहन में आपने ज़िंदगी में प्लान किया था और आप उस प्लान के ऊपर हैं, ये शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल, मैंने प्लान किया था, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था, और मैं बचपन से इस तरह कुछ ना कुछ करती रहती थी कि अपनी पॉकेट मनी मैं खुद जमा कर लूँ और ये सब। मैंने टीचिंग भी की थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, उससे पहले कभी छोटी मोटी चीज़ें करके आई यूज्ड टू सेल दैट, कभी बचपन में ही जब मैं स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी थी। और मुझे इनिशियली तो मुझे डॉक्टर बनना था,
बट देन अगेन जब मैं 9th मैट्रिक में आई तो मुझे था कि नहीं, आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। फिर पैसे यूनिवर्सिटी कमाना है। छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, रुलाना हाँ, पड़ता है उन्हें, है ना? नहीं, मुझे खुद डर लगता था, फ्रॉक का ऑपरेशन करना पड़ता था, हाँ, सो वो मुझे उन ओके। चीज़ों से डर लगता था, तो इसलिए फिर जब मैं अच्छा, ये यूनिवर्सिटी, बताएं बहन भाई कितना डरते हैं? रोब है बड़ी बहन का? मुझे तो नहीं लगता कि मेरा रोग है। अच्छा। जैसे मेरे 2 भाई हैं, एक मुझसे काफ़ी छोटा है और एक इतना छोटा नहीं है, तो रोप नहीं है, बहुत मतलब अच्छा है मेरा उनके साथ रिलेशनशिप, तो वो मेरे फ्रेंड्स ही लगते हैं मुझे तो। अच्छा, तो आप बता रही थी कुछ कि आपने जो है वो डॉक्टर बनना था, फिर वो आप नहीं बनी। डॉक्टर मुझे, फिर मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, बिकॉज इन सारी चीज़ों से तो मुझे डर लगता है। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है, एंड देन उसी की तरफ मैंने कोशिश की, और मैंने अपनी डिग्री वहीं से, मैंने बैचलर्स किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में Very nice. फ्रॉम IBA, Nice. और फिर आई एम नाउ, देन आई वर्क फॉर अ लोकल बैंक फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड देन अगेन आई जॉइन दिस बिग मल्टीनेशनल कंपनी, और मैं वहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ Very nice. एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या बात है, जबरदस्त छा गई है, ये भी ला रहे हैं अब तो। लारे, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये तो आपकी सारी अचीवमेंट्स है, दिन का आगाज आपका सुबह कैसा होता है? सुबह उठती हैं, जो मामा हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं, आपको ऑफिस में जाना होता है, ये सारे सब काम कर रहे होते हैं, इजीली यू कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स? नो, आई कैन नॉट हैंडल ऑल दीज थिंग्स। मैं जो सुबह उठती हूँ तो मेरी जो हेल्पर है वो मुझे हेल्प करती हैं, बिकॉज आई कैन नॉट इवन गेट अप फ्रॉम द बेड माई सेल्फ। फिर देन अगैन मैं बाकी चीज़ें कर लेती हूँ खुद, और फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, और फिर ऑफिस के बाद आई कम बैक होम अराउंड 8-7, एंड आई ऑल्सो गो फॉर माई फिजियोथेरेपी। वहाँ पे बल्कि मैं ये बताना चाहूँगी कि अब क्योंकि मैं वहाँ जा रही होती हूँ तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी माएँ आती हैं, बच्चे आते हैं जो बहुत छोटे हैं, और उनकी मदर्स मुझसे डिस्कस करती हैं कि आपको कैसे स्कूल में Very एडमिशन nice. मिला, बिकॉज उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, या मतलब वो पूछ रही होती हैं कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम अपने बच्चों को एडमिट करा लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में एक पेरेंट्स होते हैं कि जब उनके बच्चों को बिल्कुल ही किंडरगार्टन में भी एडमिशन नहीं मिलता, और स्कूल्स ये कहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम इनको नहीं ले सकते, या ये बाकी बच्चों से कैसे कॉम्पीट करेंगे। अच्छा लारा, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आपका अगर कल को कोई एक NGO बनाने का इरादा बने या कोई सोशल वर्क करने का, तो आप ख़ास तौर पे किस एरिया पे काम करना चाहेंगी? लाइक मतलब किस फील्ड में जो है ना, किस शोबे में उस पर काम करेंगी? आई थिंक मैं एक स्कूल बनाना चाहूँगी, बिकॉज हर चीज़ वहीं से स्टार्ट होती है। अगर मुझे याद है कि अ फ्यू इयर्स बैक, सो मैंने कंपनी ज्वाइन की थी 2017 में, और उसके बाद आई थिंक हम 3 या 4 लोग थे जिनके साथ, जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड थे, जो कि कंपनी में थे। एंड देन जब हमने दोबारा डिसाइड किया कि हमें और ऐसे लोग चाहिए, तो हमने जो स्ट्रगल किया था वो ये था कि हमें मिल ही नहीं रहे थे, बिकॉज बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर उनको जॉब्स भी उस लेवल की नहीं मिलती हैं। बिल्कुल सही है, हाँ। और ऑब्वियसली कंपनीज अपने स्टैंडर्ड्स पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी जब भी, बिकॉज उनको भी एक इनिशियल लेवल की एजुकेशन तो चाहिए होती है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। तो आई थिंक जो ग्रास रूट जो मसला है हमारा वो एजुकेशन का है, बिकॉज जब एक स्कूल एक्सेसिबल होगा तो फिर कॉलेज भी बनेगा। यूनिवर्सिटीज़ अब किसी लेवल पे, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें किसी लेवल पे आई थिंक एक्सेसिबिलिटी इश्यूज थोड़े कम हो गए, बट देन अगेन जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है लारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। हम थैंक यू सो मच लारा, Thank you so much for आपने having me. वक्त निकाला है, आप आई हैं, और ऑनेस्टली हमें बहुत खुशी हुई, और आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी मिली है। हमें भी आज। वही, हम खुद अपने आप को थोड़ा सा ना फ्रेश जी, फील जी। कर रहे हैं हाँ। कि मतलब माशाल्लाह लारेब ने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से एक फ़ाल शहरी होने के नाते बनाया है, और किस तरह से बाहिम्मत होकर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। डेफिनेटली इसमें पेरेंट्स का हाथ है। मैं उन तमाम तर लोगों को, उन तमाम तर बच्चों के वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि तालीम ही एक ताकत है। एग्जैक्टली और लारेब के साथ साथ हम इनकी वालिदा का भी शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त कैमरा के पीछे मौजूद हैं, और वो हर जगह लारेब के साथ इसी तरह मौजूद रही हैं। तो जितना क्रेडिट लारेब को जाता है, उतना ही क्रेडिट जो है वो इनकी वालिदा को भी जाता है, इनकी फैमिली को भी। ओके दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक अगर अपना फीडबैक देना चाहें तो www.facebook.com/newscafe पर ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, उज़्मा एजाज़ खान और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।